हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 26 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो नेशनल वोटर्स डे का 11th एडिशन, कौन सा 11th एडिशन रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। ये देख लीजिए, हर बार 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है ताकि इंडियन यूथ को इनकरेज किया जा सके, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और 2021 में जो वोटर्स डे था वो 11वां एडिशन था नेशनल वोटर्स डे का। 2021 के नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या था? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ये था इस बार के वोटर्स डे का थीम। 2011 में वोटर्स डे को मनाने की शुरुआत हुई थी और इस बार 11th एडिशन था उसका। अच्छा, 25 जनवरी को ही वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो रिसेंटली उमेश सिन्हा डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय चुनाव आयोग, उसको संविधान के आर्टिकल 324 के तहत सेटअप किया गया था 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, ये आपको रटा होना चाहिए। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? वी.एस. रामा देवी। और वर्तमान में 23rd कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट के 71 यानी कि 71वें फाउंडेशन दिवस वाले दिन उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने, किसने? यूपी गवर्नमेंट ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है? उद्यम सारथी। मैं आपको बता दूं, जो यूथ हैं स्टेट के यानी यूपी के जो यूथ होंगे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के विषय में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस उद्यम सारथी एप्लीकेशन पर। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च कर दिया है। रिसेंटली यूपी का 71st फाउंडेशन डे मनाया गया है 24 जनवरी 2021 को। उसी की याद में ये उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। ये उद्यम सारथी ऐप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, हर बार 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 अप्रैल 1937 यानी 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बना। बाद में 24 जनवरी को उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। यूपी इस समय और भी चर्चा में है, ये मैप में आप देख सकते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश में जो सीएम है उन्होंने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है ताकि फार्मर्स की इनकम को डबल किया सके। उसके अलावा वरासत कैंपेन भी यूपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपी में ही दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसलिए यूपी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी, ये जो है 19 वर्ष की एक स्टूडेंट है, हरिद्वार में इनका घर है। आपको बताना है किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी है। तो सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, 1 डे चीफ मिनिस्टर, नायक मूवी वाला। ये है सृष्टि गोस्वामी, 19 वर्ष की है मात्र। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरिद्वार में, रुड़की से। बीएससी एग्रीकल्चर से किया है इन्होंने और रुड़की से बिलोंग करती हैं। उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया है उत्तराखंड का। तो आप देखिएगा, 1 दिन तक जो उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसैंण, वहाँ से ये हेड करेंगी जो सचिवालय होगा या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सृष्टि गोस्वामी 1 डे चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड गवर्नमेंट इसलिए चर्चा में है इस समय क्योंकि जो मनरेगा के तहत डेज हैं उनको उत्तराखंड ने बढ़ाकर 100 से 150 कर दिया है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। सीएम कौन है उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। आपको याद ही होगा, लिपुलेख पास उत्तराखंड में ही, माना पास उत्तराखंड में है, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। उसके अलावा फ्लावर वैली नेशनल पार्क, राजीव नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ साथ गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है, ये भी उत्तराखंड में। यहाँ पे देखिएगा, पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क 1937 में बना था। ये इंडिया का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसके अलावा उत्तराखंड में ही इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क भी स्थापित हुआ था। और इतनी फैक्ट्स इनफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सरद हवा इंडिया के वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऑर्गेनाइज किया गया है राजस्थान में। आपको बताना है किसने रोल आउट किया है ऑपरेशन सरद हवा। तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सरद हवा ऑर्गेनाइज किया है राजस्थान में, जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, यानी कि जो लोग अवैध घुसपैठ होती है ना पाकिस्तान की तरफ से, उसको रोकने के लिए जैसलमेर के एरिया में ऑपरेशन सरद हवा कंडक्ट किया गया है बीएसएफ द्वारा।
ये जो है 1 वीक तक चलेगा ऑपरेशन सरधवा। और हॉक आई यानी चील की नज़र इंटरनेशनल बॉर्डर पर रखने की प्रैक्टिस दी जाएगी लोगों को। तो ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ ने ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पर, राजस्थान में। बात करें बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बीएसएफ का मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ। देखिए इंडिया में जहाँ जहाँ भी रेड क्लिफ लाइन है वहाँ पर बीएसएफ ही सिक्योरिटी देती है, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान का ये वाला बॉर्डर हो। कुछ समय पहले ही राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं और बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय जो कि एक फ्री कोचिंग फैसिलिटी है, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभ्युदय को लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। किसने, यूपी गवर्नमेंट को। ये देख लीजिए, यूपी गवर्नमेंट ने अपने 71 यानी 71वें फाउंडेशन डे वाले दिन अभ्युदय नाम की एक फ्री कोचिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। आपसे पता है 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे था। उसका थीम था, यानी यूपी फाउंडेशन डे का थीम क्या था, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट यूपी, विमेन, यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। ये यूपी फाउंडेशन डे का थीम था। उसी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय नाम की एक फ्री कोचिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दी थी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फ्री कोचिंग यूपी में प्रोवाइड की जाएगी अभ्युदय फैसिलिटी द्वारा। देखिए 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे होता है, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे होता है और 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है। ये सारा आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर खर्च करने के लिए जितने भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए, उनके लिए एडिशनल फंड पाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बना है। तो एमपी इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर खर्च करने के लिए कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल फंड दिया गया है। ये देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एमपी को कैपिटल प्रोजेक्ट पर स्पेंडिंग के लिए, लेकिन वो सिटीजन सेंट्रिक एरियाज होने चाहिए, उस पर खर्च करने के लिए अलग से एडिशनल फंड मिला है और ऐसा करने वाला एमपी इंडिया का पहला स्टेट हो गया है। टोटल 660 करोड़ दिए गए हैं एमपी को कैपिटल प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए। अच्छा, क्यों दिए गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने बढ़ाया था एमपी इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा भेजेगा अकाउंट में। अब उसने ये इनिशिएटिव लिया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मतलब कि उस पर दया दिखाई कि आप यार इतना अच्छा काम कर रहे हो तो ये लो 660 करोड़ का कैपिटल फंड ले लो ताकि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पे और खर्च कर सको। तो एमपी दोनों जगह पे फर्स्ट स्टेट हो गया, एडिशनल कैपिटल फंडिंग वाला और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला। अब एमपी की और बात कर लेते हैं। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व भी एमपी में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है, पन्ना नेशनल पार्क एमपी में है और पेंच नेशनल पार्क ये भी एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिए गए हैं उसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है आर.के. भंडारी को। किसको, आर.के. भंडारी को। ये देख लीजिए, पीएम मोदी जी ने जो पराक्रम दिवस था यानी 23 जनवरी, उस दिन सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 की घोषणा की है 23 जनवरी को। ये अवार्ड 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को मिला है और इंडिविजुअल कैटेगरी में आर.के. भंडारी यानी राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने वेस्ट बंगाल में ये सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। आप इतना याद रखिएगा। पर्पस क्या होता है ये सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का, कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन होता है जो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय में अच्छा काम करे तो उसको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन हुआ तो उसको 51 लाख तक का कैश प्राइज दिया जाता है और इंडिविजुअल हुआ तो 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। राजेंद्र कुमार भंडारी का नाम याद रखिएगा। 2021 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है पीएम मोदी द्वारा। अच्छा, ये सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसी और अनाउंस किए जाते हैं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। आपको बताइए इस बार जो 23 जनवरी 2021 था उसको पहला पराक्रम दिवस मनाया गया है क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस के तौर पर ही मनाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लेन का थालतेज, सिलज और रनचंद्रा रेलवे जो ओवरब्रिज है उसको अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा, तो थालतेज, सिलज, रनचंद्रा, इस ओवरब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है अमित शाह द्वारा। किसके द्वारा, अमित शाह द्वारा। यहाँ देख लीजिए,
जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह द्वारा, उनके द्वारा अहमदाबाद में 4 लेन वाले थाल तेज सिलज तनचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है। ये है वो ब्रिज, आप देख सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है। 55 करोड़ की लागत से आया है। आप सबको पता है इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा है कि 2022 तक जितने भी अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग हैं उनको समाप्त कर देगा। तो 2022 तक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग इंडियन रेलवे द्वारा समाप्त किए जाएंगे। उसी प्रॉस्पेक्टस में ये थाल तेज सिलज ननचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है अमित शाह द्वारा। कहाँ पर? अहमदाबाद में। क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है, तो मैं आपको बता दूं कुछ समय पहले ही गुजरात गवर्नमेंट द्वारा अपने ड्रैगन फ्रूट फेस्टिवल का नाम बदलकर कमलम फेस्टिवल कर दिया गया था। क्या? कमलम फेस्टिवल कर दिया गया था। उसके अलावा जो सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट है उसके चेयरपर्सन कौन बने थे? पीएम मोदी। और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो सीएम कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात में, और गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का रेगुलेशन करने के लिए कितनी लेयर वाले रेगुलेटरी स्ट्रक्चर सिस्टम का अनाउंसमेंट किया गया है? तो आरबीआई ने 4 लेयर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर सिस्टम इनॉग्रेट किया है एनबीएफसी के लिए। कितने लेयर का? 4 लेयर का। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा प्रपोज किया गया है 4 लेयर का रेगुलेटरी सिस्टम एनबीएफसी के लिए। ये क्या करेगा? एनबीएफसी का प्रोग्रेसिव रेगुलेशन करेगा। देखिए, प्रोग्रेसिव रेगुलेशन ये होता है जो डेवलपमेंट में असिस्ट करता है, और डिग्रेसिव क्या होता है? डिग्रेसिव कह सकते हैं या कुछ और होता है उसका टर्म, उसको कहते हैं मतलब कि जो डाउन करे आपको। रेगुलेशन ऐसा होता है जो डाउन करता था, पहले आरबीआई वैसे ही करता था, अब थोड़ा डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आरबीआई प्रोग्रेसिव रेगुलेशन करता है। ये जो एनबीएफसी के लिए 4 लेयर हैं वो बेस है, मिडिल है, अपर है एंड टॉप है। ये 4 लेयर हैं, आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो एनबीएफसी की करेंट थ्रेश होल्ड है वो 500 करोड़ है। इसका जो आपकी आरबीआई है उसने प्रपोज किया है कि फ्यूचर में बढ़ाकर इसको 1000 करोड़ कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं, जो एनपीए क्लासिफिकेशन होता है वो 90 डेज पर ही होता है, लेकिन कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था तो इसको बढ़ाकर 150 दिन के आसपास कर दिया गया था। अब वापस इसको एनपीए क्लासिफिकेशन को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी कमीशन पर? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था। उसी दौरान 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, वो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान में 25th आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर तो मुंबई में बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में किसने जर्मनी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड में पहली कंट्री बन गई है? तो चाइना जर्मनी को पीछे छोड़कर 2020 के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस मामले में टॉप कर रही है। अभी तक जर्मनी का करंट अकाउंट सरप्लस सबसे ज़्यादा था, अब चाइना का हो गया है, आप याद रखिएगा। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था म्यूनिक, जो कि जर्मनी में स्थित एक इंस्टीट्यूट है, म्यूनिक बेस्ड आईएफओ इंस्टीट्यूट द्वारा। इस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अब चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस $310 बिलियन हो गया। कितना? $310 बिलियन हो गया है। और जर्मनी का कितना है? $261 बिलियन है, जो कि 5 ईयर में श्रिंक कर गया है। करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में चाइना टॉप करता है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में कौन टॉप करता है? यूनाइटेड स्टेट, यूएस जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में टॉप करता है। तो करंट अकाउंट सरप्लस चाइना फर्स्ट प्लेस पे है, जर्मनी सेकंड प्लेस पे और जापान है थर्ड प्लेस पे। वहीं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो यूएस जो है फर्स्ट प्लेस पे है, आप इतना याद रखिएगा। ये रैंकिंग जारी किसने की है? आईएफओ, इंफॉर्मेशन एंड फोर्शंग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, म्यूनिक में है, जर्मनी में है, आप याद रखिएगा। चाइना क्योंकि टॉप कर रहा है करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में, तो चाइना की कुछ और न्यूज़ हैं। जैसे नाकुला पास के पास सिक्किम में इंडिया और चाइना के ट्रूप आपस में भिड़ गए हैं। तो नाकुला पास कहाँ है? सिक्किम में, ये भी याद रखिएगा। कैपिटल करेंसी आपको पता ही है, बीजिंग एंड रेनमिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं आपके शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था वो कौन सा एडिशन था रिपब्लिक डे का? तो इंडिया ने रिपब्लिक डे का 72वां एडिशन सेलिब्रेट किया है। कौन सा? 72वां एडिशन। ये देख लीजिए, इंडिया द्वारा रिपब्लिक डे में 72nd एडिशन जो है सेलिब्रेट किया गया है राजपथ पर। ये आपको याद होगा, रिपब्लिक डे आज का नहीं है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट पास हुआ था, बाद में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना,
उसको अडॉप्ट किया गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अडॉप्ट कर लिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद भी ये प्रोसीजर चलता रहा है। बाद में एक कमेटी बनी B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1947 को उसने हमारा संविधान बनाया। संविधान फिर लागू हुआ कब, लागू नहीं हुआ, अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। फिर लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और यही डेट मनाई जाती है हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया, तो 64 लाख रुपए आए। और यही पूछ लेते हैं टाइम कितना लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन ये संविधान को बनाने में टाइम लगा। 26 जनवरी को सिर्फ इंडिया का ही राष्ट्रीय मतलब कि कोई दिवस नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया अपना नेशनल डे 26 जनवरी को ही ऑब्जर्व करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल कस्टम डे ये भी 26 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टूरिज्म डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया, तो ये देख लीजिए 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया गया है। इस बार का जो नेशनल टूरिज्म डे था उसका थीम क्या था, देखो अपना देश, ये थीम याद रखिएगा। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया में नेशनल टूरिज्म डे हर वर्ष 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कई सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है 25 जनवरी को। तो थीम याद रखिएगा, देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, आपको बताना 2021 में कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं, तो 32 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं। ये देख लीजिए 32 डिस्ट्रिक्ट 21 स्टेट्स एंड यूटी के 32 डिस्ट्रिक्ट्स में से 32 चिल्ड्रंस को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं 2021 में। 26 जनवरी को दिए जाते हैं रिपब्लिक डे परेड के दौरान, आपको पता ही है। ये क्यों दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड ये उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने इनोवेशन, स्कॉलस्टिक, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर और बहादुरी जैसे ये 6 कैटेगरी हैं, इनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हो। कई बार आप देखते हैं नहर में कोई बच्चा डूब रहा होता है तो दूसरा बच्चा कूद के उसको बचा लेता है, तो वो भी बच्चा जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक मेडल होता है, कैश प्राइज होता है 1 लाख रुपए का और सर्टिफिकेट होता है। जैसे भारत रत्न है ना इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, वैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 18 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अगर देखिएगा 1996 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने थाईलैंड ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में मेंस टाइटल जीता है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कल मैंने आपको कैरोलिना मारिन पढ़ाया था, वो कहाँ से बिलोंग करती थी, स्पेन से। उन्होंने विमेंस सिंगल टाइटल जीता था। आज विक्टर एक्सेल्सन ने मेंस सिंगल टाइटल जीता है थाईलैंड ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में। ये बिलोंग करते हैं डेनमार्क से। कहाँ से, डेनमार्क से। ये देख लीजिए ये है विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने मेंस सिंगल फाइनल जीत लिया है थाईलैंड ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में। ये जो थाईलैंड ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट है ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हो रहा है। ये जो आप विक्टर एक्सेल्सन दे रहे हैं डेनमार्क के, इनकी अभी रैंकिंग थी 4th, वर्ल्ड नंबर 4th थे, लेकिन अब टॉप पे पहुंच गए हैं। इसी टूर्नामेंट में जो वुमेन सिंगल का टाइटल है वो जीता है कैरोलिना मारिन ने, स्पेन से बिलोंग करती हैं। ये जो थाईलैंड ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट है इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, टोयोटा, और ऑर्गेनाइज कौन करता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि 1934 को स्थापित हुआ जुलाई में। हेडक्वार्टर कहाँ है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, कुआलालंपुर मलेशिया में। और प्रेसिडेंट आप पढ़ लीजिएगा पॉल एरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी सेक्टर पर जो इंडिया बांग्लादेश की ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी है उसकी 19वीं मीटिंग किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई है, तो एनर्जी सेक्टर पर जो इंडिया बांग्लादेश की ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी है उसकी 19वीं मीटिंग हुई है ढाका में। कहाँ पर, ढाका में। इससे पहले 18वीं मीटिंग कहाँ हुई थी, उदयपुर में। तो ये याद रखिएगा। रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन पर जो ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी है उसकी 19वीं मीटिंग हुई है ढाका में। कहाँ पर, ढाका में। ये मीटिंग जो है इसका मेन पर्पस है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप या फिर ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा उनको कैसे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। इंडिया बांग्लादेश के बीच में 1320 मेगावाट का एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है रामपल में। कहाँ पर, रामपल में। और कुछ समय पहले ही इस मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने के लिए 18वीं ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उदयपुर राजस्थान में। तो इतना याद रखिएगा क्योंकि ढाका में इस बार मीटिंग हुई है 19वीं। तो ढाका की बात कर लेते हैं। ढाका में कुछ समय पहले ही सैक्रेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि पतंगों पर आधारित रहता है, पतंगे उड़ाई जाती हैं, काइट्स। ढाका कहाँ की कैपिटल है, बांग्लादेश की। करेंसी क्या है बांग्लादेश की, टका। पीएम कौन है, शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के, अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा आयुष्मान CAPF हेल्थ स्कीम किस इंडियन सिटी में लॉन्च की गई है? तो आयुष्मान CAPF हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया है गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में अमित शाह जी ने आयुष्मान CAPF स्कीम लॉन्च कर दी है। ये देख लीजिए, अमित शाह जी द्वारा आयुष्मान CAPF हेल्थ स्कीम लॉन्च की गई है गुवाहाटी में, जिसके द्वारा 28 लाख जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के नौजवान हैं और उनकी फैमिलीज हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आयुष्मान CAPF हेल्थ स्कीम है, इसको आयुष्मान भारत योजना के तहत लॉन्च किया गया है। आप देखिएगा, इसमें जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के फैमिली मेंबर होंगे, यानी जवान होंगे और उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, उन सभी को हेल्थ कवरेज दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। क्योंकि ये लॉन्च किया गया है, तो आप देखिएगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 2018 में लॉन्च की गई थी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। इसमें इंडिया की 40% पॉपुलेशन जो है कवर हो जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है 5 लाख का, 5 लाख पर फैमिली, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है, दूसरा प्रधानमंत्री हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसमें सस्ती दवाई दी जाती है लोगों को। नया क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर का बजट डॉक्यूमेंट है वो ई विधानसभा एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करेगा? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस बार का जो बजट है वो ई विधानसभा एप्लीकेशन पर ऑनलाइन तरीके से प्रोवाइड करेगा। ये देख लीजिए, ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो स्टेट बजट है 2021-22 का, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा ई विधानसभा एप्लीकेशन पर। ई विधानसभा एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत इनिशिएटिव है। इसमें डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को बताया गया है कि विधानसभा का डिजिटाइजेशन कैसे किया जाए। उसके अलावा ये भी सही रहेगा कि ओडिशा गवर्नमेंट इंडिया की पहली स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी जो अपने बजट को ऑनलाइन फ्री अवेलेबल करेगी ई विधानसभा एप्लीकेशन पर। इससे बजट में ट्रांसपेरेंसी और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको याद ही होगा कि ओडिशा गवर्नमेंट इस समय गवर्नेंस के लिए बहुत काम कर रहा है। बात करें ओडिशा की, तो कुछ समय पहले ही ओडिशा में तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला इनॉग्रेट किया गया है नवीन पटनायक द्वारा। सीएम नवीन पटनायक जी हो गए। गवर्नर कौन है ओडिशा के? गणेशी लाल। ओडिशा में ही एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक। उसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और अब्दुल कलाम आइलैंड जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, ये भी ओडिशा में ही है। नया क्वेश्चन है, एक नई स्कीम है जिसका नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इसको लॉन्च किया है राजस्थान में। किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम या फिर अ प्लांट ऑन द नेम ऑफ वेल नरिश्ड डॉटर, इस स्कीम को लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट ने सिरोही राजस्थान में। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और चिल्ड्रेंस हैं, इनके नरिशमेंट की यानी पोषण की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कैंपेन या स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ पे राजस्थान में आप देखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे ही गर्ल चाइल्ड का जन्म हो तुरंत एक पौधा रोपित किया जाए, फिर उस पौधे का जो देख रेख है वो उस गर्ल चाइल्ड के फैमिली मेम्बर्स द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा एक ये भी है कि न्यूट्रिशन गार्डन डेवलप किए जाएंगे इसके द्वारा, यानी कि एक पौधा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला वो पौधा होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन होगी। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम या फिर अ प्लांट ऑन द नेम ऑफ वेल नरिश्ड डॉटर, ये स्कीम लॉन्च की है राजस्थान में, सिरोही राजस्थान में। राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए थे। उसके अलावा मिल्क की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए प्योर फॉर श्योर कैंपेन राजस्थान में ही लॉन्च किया गया था। सीएम कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। उसके अलावा केवला देव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में ही है। यह क्वेश्चन है, इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जिसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर, जिसका नाम था वासुकी, इसमें क्या हुआ है, 5 जो गुड्स ट्रेन थी उनको मर्ज करके एक ट्रेन बना दिया गया, उसका नाम रखा गया वासुकी। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, सक्सेसफुली ऑपरेट की गई है किस जोन द्वारा, किस रेलवे जोन द्वारा? तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा वासुकी ट्रेन को ऑपरेट किया गया है छत्तीसगढ़ में। ये देख लीजिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन छत्तीसगढ़, इसने सक्सेसफुली ऑपरेट कर दिया है इंडिया की लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन को, जिसका नाम है वासुकी। पहले इसकी लेंथ कम थी, फिर से बढ़ा के इसको 3.5 किलोमीटर कर दिया गया है। उसके पहले एनाकोंडा ट्रेन भी चली थी, लेकिन वासुकी के विषय में बात कर लेते हैं। वासुकी ने इस बार
224 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, जो कि भिलाई और कोरबा के बीच में आती है। कोरबा में इस्पात यानी स्टील की खदानें हैं। मैं गया हूँ वहाँ पे कोरबा में, सॉरी कोयले की खदान है, क्या बोलता रहता हूँ मैं, कोयले की खदान है कोरबा में। इंडिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कोरबा में है। गए थे तो काले ही काले हो गए थे पूरे। वास्की में 300 वैगन, 300 डिब्बे थे, सोचिए आप, 3.5 किलोमीटर लंबी थी, 5 गुड ट्रेनें शामिल थी, आप सोच लो, और एक लोको पायलट और एक असिस्टेंट पायलट तो होता ही है। साउथ ईस्ट सेंट्रल जो रेलवे जोन द्वारा है, उसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है। कुछ समय पहले ही मैं बता दूं, सुपर एनाकोंडा ट्रेन भी रन की गई थी, वो उसकी लेंथ क्या थी, 2.8 किलोमीटर। तो ये जो वास्की है इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच जो कि बॉन स्थित एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसका कौन सा एडिशन रिलीज किया गया है? तो जर्मन वॉच द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का 16वां एडिशन रिलीज किया गया है। कौन सा? 16वां एडिशन। ये देख लीजिए, जर्मन वॉच ने रिलीज किया है रिसेंटली ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क एडिशन। इसमें कहा गया है कि इंडिया 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है जो है क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन है क्लाइमेट चेंज से? तो मोजाम्बिक। थर्ड नंबर पे जिम्बाब्वे है, और सेकेंड नंबर पे जिम्बाब्वे है, और थर्ड नंबर पे बहमास है। तो मोजाम्बिक इन्वायरमेंट से यानी क्लाइमेट क्राइसिस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली कंट्री है, ये बताया गया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। किसने जारी किया है? जारी किया है जर्मन वॉच ने। इंडिया 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट से, तो आप इतना याद रखिएगा। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें बताया गया है कि 2019 के दौरान लगभग 11.8 मिलियन लोग क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुए हैं और $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो इंडिया की पोजीशन और टॉप कंट्री जरूर याद रखिएगा। और 16th एडिशन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का। किसने जारी किया है? जर्मन वॉच ने। जर्मन वॉच की बात करें तो नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और कहाँ पे स्थित है? बॉन जर्मनी में 1991 में स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे जर्मन वॉच कर लीजिएगा, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।